बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं, जिस पर विस्तार से हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से चर्चा होती है, ताकि उससे जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके, आपकी कृषि उन्नत हो और आपकी आमदनी भी बढ़े। इस लिहाज से आज दो बेहद ही महत्वपूर्ण विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए नजर डाल लेते हैं उन विषयों पर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती और इसके साथ ही मक्का की खेती के विषय पर। इन विषयों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप इस कार्यक्रम के दौरान हासिल कर सकते हैं। सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखनी है और सीधे सीधे मोबाइल के जरिए बातचीत करनी है। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं और बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले। ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राज सिंह हैं, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर विशाल त्यागी। आप वैज्ञानिक है शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है मोटे अनाज की खेती, जो कि एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मना रहे हैं। ऐसे में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। कई स्तरों पर कोशिशें हो रही है और कार्यक्रम चलाए जा रहे, ताकि किसानों तक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। तो ऐसे में डॉक्टर राज सिंह, आपसे सबसे पहले हम समझना चाहेंगे कि मोटे अनाज किसे कहते हैं, जिसे आजकल श्रेय अन्न का दर्जा भी दिया गया है। मिलेट्स और कदन्न, कई नामों से हम इसे जानते हैं। तो क्या है ये और किस तरह की फसलें हैं ये? जी, ये आपने बहुत ही सही कहा है कि वर्ष 2023 UN के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ये डिक्लेयर किया गया है। और इसके लिए भारत सरकार ने पहल की थी, जिसमें लगभग 70 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। बिल्कुल। जैसा कि मोटे अनाज के बारे में है, इसको मोटे अनाज भी कहते हैं, इनको श्री अन्न भी कहते हैं, एनर्जी फूड भी, न्यूट्री सीरियल भी, और इनको काफी नामों से पुकारा जाता है जी। जितने मोटे अनाज दो प्रकार के होते हैं, इनमें जो मेजर है, एक तो मेजर मोटे अनाज, एक माइनर मोटे अनाज। मेजर मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा और रागी आती है जी। हमारे देश में बाजरे का उत्पादन लगभग 9.8 मिलियन टन होता है, जबकि ज्वार का उत्पादन लगभग 4.75 मिलियन टन होता है, तथा रागी का उत्पादन 2 मिलियन टन के लगभग होता है। तो ये तीनों फसलें मेजर मिलेट के अंतर्गत आती हैं। बिल्कुल। और कौन कौन सी फसलें आती है उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही इनके क्या लाभ है, क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे। लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। श्रेय अन्न की खेती का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार खासा प्रयास कर रही है और इस प्रयास में किसान भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं। हमारे देश में मोटे अनाजों की खेती आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में की जाती है। ये फसलें सिर्फ पोषक अनाज फसलें ही नहीं है, बल्कि ये पशुओं के लिए चारा फसलें तो कुक्कुट पालन के लिए भी छोटा दाना फसलें भी है।
इसीलिए इनकी उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। आंकड़ों की माने तो राष्ट्रीय खाद्यान्न उत्पादन में करीब 7 मिलियन हेक्टेयर में बाजरे की खेती, 10.1 मिलियन टन ज्वार और रागी का 1.8 मिलियन टन उत्पादन लिया जाता है। ये फसलें उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कम संसाधन में उगाई जाती है। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी फसलें ज्यादातर बारिश पर निर्भर है और खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। इसकी खेती करने के लिए एक गहरी जुताई के बाद 2 से 3 बार हल से जुताई कर खेत को समतल करना चाहिए, जिससे खेत में पानी ना रुक सके। साथ ही खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखनी चाहिए। बेहतर उपज लेने के लिए बुआई के 15 दिन पहले करीब 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाएं। बारिश शुरू होने के साथ ही जुलाई के दूसरे सप्ताह तक इसकी बुआई करें। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। तो मोटे अनाज की खेती पर यह खास रिपोर्ट आपने देखी है। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर त्यागी, आपसे हम मक्का की खेती के बारे में जानना चाहेंगे। मक्का हमारी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसलों में से एक है। जानना चाहेंगे कि इसकी जो व्यावसायिक खेती है वो किसानों के लिए किस लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है? जी, जैसे आपने बताया है कि मक्का एक हमारी बहुत महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। हमारे भारत में ही नहीं वर्ण विश्व में भी एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और भारत में अगर जो देखा जाए तो धान और गेहूं के बाद ये तीसरे नंबर पे सबसे महत्वपूर्ण फसल आती है जी। और जिसका अभी लगातार जो है उत्पादन और उत्पादकता लगातार बढ़ती जा रही है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर जो देखे जाए तो इसका लगातार जो है एरिया लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण इस पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि अगर जो हम देखा जाए तो हमारे भारत देश में धान और गेहूं ये एक महत्वपूर्ण फसल चक्र है, जिसके कारण जो है बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसानों को जो है आ रही हैं। और इसमें मुख्यतः रूप से जो धान की फसल है, जिसमें लेव लगा के धान की उत्पादन किया जाता है, वो एक प्रमुख फसल है। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वो मिट्टी की गुणवत्ता को भी खराब करती है। इस परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम ऐसे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मक्का की फसल को धान की फसल की जगह हम कुछ हद तक उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण विकल्प हमारे लिए साबित हो सकता है जी। तो बिल्कुल। और मक्का की भी बहुत तरह की वैरायटीज है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चली है। आजकल के हमारे जो खाने पीने की आदतें हैं उसमें भी शामिल हो गई है। जैसे कि बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न वगैरह की बात करें तो वो भी शामिल हो गई है। तो ऐसे में जो मुख्य मक्का की फसल है उसके साथ साथ ये तमाम फसलें भी आती है, जिनके बारे में विस्तार से आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। भारत के लगभग 75% हिस्से में मक्का की खेती की जाती है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जहां सिंचाई के साधन हैं, वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। इस समय बोया जाने वाला मक्का हरे चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसकी खेती करने के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई करने से पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय मिलाएं और फिर बीजोपचार के बाद ही बीज बोए। मक्का फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही समय पर बुआई बेहद जरूरी है। खरीफ मक्का की बुआई का सही समय फसल जून से जुलाई के बीच है। बेहतर उत्पादन लेने के लिए अवधि के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। पौधे लगाते समय उनके बीज की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। बीज को बोने के दौरान पौधों में अंतर किस्म के हिसाब से रखें। मक्का की बीज बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मक्का फसल को अपने पूरे फसल अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। फसल में फूल आने और दाना बनते समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी मक्का की खेती से जुड़ी हुई अहम रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी इस वक्त सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल।
जी मैम नमस्ते, हमारे विशेषज्ञों को भी नमस्कार। जी मेरे मैम मक्का पे सवाल था। मैं ये जानना चाह रहा था कि मक्का हमने वैसे पिछली बार भी बोई थी और अच्छी फसल हुई थी, वहाँ की थोड़ा सा हवाएं चली थी तो कुछ फसल आड़ी हुई थी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मक्का बोएंगे तो इस बार कौन सी किस्म बोनी चाहिए, और कहा जाता है कि जिस जगह पे मक्का बोते वहाँ पे हमें रबी में गेहूँ नहीं बोना चाहिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ठीक, आइए जानते हैं। डॉक्टर त्यागी बताएं। जैसे आपने एक दो प्रश्न किए हैं कि सबसे पहले तो आपने पूछा है कि कौन कौन सी किस्में आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूसा संस्थान से निकली हुई कुछ प्रजातियाँ जैसे पूसा हाइब्रिड मेज मक्का, संकर मक्का 2, संकर मक्का 5, संकर मक्का 7, और इसके अलावा PAU लुधियाना से निकली हुई कुछ प्रजातियाँ PHM 1, 2, 4, और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ प्रजातियाँ हैं जैसे बायो 605, 9544, DKC 607। ये आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रजातियां हैं जी। दूसरा प्रश्न आपका था कि क्या हम मक्का के बाद गेहूं की फसल ले सकते हैं, या आपने ऐसा बताया है कि देखा गया है कि मक्का के बाद अगर जो गेहूं की फसल लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पैदावार में आपके गेहूं की कमी आ जाती है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है कि जो हमारी मक्का है वो उसको पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो जो मिट्टी से पोषक तत्व है वो ज्यादा लेती है। तो अगर वो मिट्टी से पोषक तत्व ज्यादा खींचेगी और हमने अगर पर्याप्त पोषक तत्व हमारी मक्का को नहीं दिए हैं तो अगली फसल में हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में हमेशा ध्यान रखें कि पर्याप्त पोषक तत्व, जिसमें नाइट्रोजन लगभग जो है, अगर हम कंपोजिट किस्मों की बात करें तो लगभग 120 से 130 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से दें, और अगर जो हाइब्रिड जैसे मैंने कुछ प्रजातियां बताई हैं तो हाइब्रिड में हमेशा 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन दें, इससे कम कभी भी ना दें। अगर जो आप इससे कम अगर अपने नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो आपकी आने वाली जो रबी की फसल है उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी और उसमें पैदावार कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो विपिन जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपने अपनी मक्का की किस्मों के बारे में भी जान लिया जिसका चुनाव आप कर सकते हैं, और साथ ही किस तरह से पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब मोटे अनाजों के बारे में। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि जो मोटे अनाज है उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। मुख्य जो पोषक अनाज है या मोटे अनाज है उसके बारे में आपने बताया, अब माइनर मिलेट्स के बारे में हमें बताइए। जी देखिए, जो माइनर मिलेट्स हैं वो लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं, जिनमें फॉक्सटेल मिलेट जिसको हिंदी में कंगनी कहते हैं, प्रोसो मिलेट जिसको चीना बोलते हैं, लिटिल मिलेट जिसको कुटकी बोलते हैं, और कोदो मिलेट जिसको कोदो कहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये मिलेट्स हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, मेजर मिलेट्स और माइनर मिलेट्स। इनमें हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती जो रागी की होती है, जो मेजर मिलेट्स में है, वो लगभग 2 मिलियन टन हो रहा है उसका उत्पादन, और जो बाकी माइनर मिलेट्स हैं इनका कम उत्पादन हो रहा है, लगभग 1 से 1.5 मिलियन टन हमारे देश में उत्पादन होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम मिलेट्स का उत्पादन देखें तो भी हमारे देश में लगभग 17 से 18 मिलियन टन उत्पादन मिलेट का प्रति वर्ष होता है। बिल्कुल। तो इस उत्पादन में और भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है क्योंकि इसकी खेती कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आगे हम जानेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जो मक्का की बुआई करते हैं तो हम उसकी लाइन की दूरी रखते हैं 27 सेंटीमीटर रखता हूँ, किस दिशा में लाइन रखनी चाहिए, और दूसरे की जो सिंचाई का कार्यभार करते हैं, इस समय गर्मी चल रहा तो जो नर मंजरी निकलती है उस समय में उसमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, आइए उनका जवाब लेते हैं। जी डॉक्टर त्यागी बताएं। मैं इनका प्रश्न थोड़ा सा आप रिपीट करें तो। जानना चाहते हैं लाइन से लाइन की दूरी जो है मक्का में वो कितनी होनी चाहिए, और इसके साथ ही सिंचाई की व्यवस्था खासतौर पर गर्मियों के इस समय में उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपने पहला प्रश्न किया है कि लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए, जी, तो वो प्रजाति के अनुसार है, अलग अलग दूरी होती है। अगर हम कंपोजिट किस्मों की बात करें तो उसमें लगभग 60 सेंटीमीटर 2 लाइन के बीच की दूरी होनी चाहिए,
और अगर जो हम हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 60 से 65 या 70 सेंटीमीटर तक हम जो है 2 लाइनों के बीच की दूरी कर देते हैं। और दूसरा प्रश्न जैसे किया है कि सिंचाई की बात की है, तो अगर मैं खरीफ मौसम की बात करूं तो जैसे खरीफ में बरसात अगर जो अच्छी हो रही है तो फिर भी आपको 2-3 अवस्थाएं हैं कि जिसमें हमेशा आपका पानी होना चाहिए। अगर जो बरसात नहीं हो रही है तो सबसे पहली महत्वपूर्ण या क्रांति अवस्था है घुटनों की जब ऊंचाई की आपकी फसल हो जाए, ये सबसे पहली महत्वपूर्ण अवस्था है कि जिसमें आपको किसी भी हालत में आपके खेत में नमी नहीं कम होनी चाहिए। दूसरी है जब आपकी नर मंजरी आ जाए, जिसको हम पुष्पन अवस्था कहते हैं, इस अवस्था में भी आपके खेत में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी एक अवस्था है दाने पड़ने के समय या दाने में दूध बनने के समय, इस अवस्था में भी किसी भी प्रकार से भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उपज में भारी गिरावट जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा जो सिंचाई है वो आपकी बरसात के ऊपर जो है निर्भर करती है। अगर जो बरसात में बहुत ज़्यादा गैप है तो आप उस समय जो है आपकी लगभग 1 महीने या 35 दिन पे सिंचाई कर दें, अन्यथा इन 3 अवस्थाओं पे तो किसी भी सूरत में आपकी नमी जो है कम नहीं होनी चाहिए खेत में। बिल्कुल स्वरूप जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मिलेट्स है या फिर कदन है, इनकी खेती के लिए बहुत ही प्रोत्साहित किया जा रहा है किसानों को, इसकी क्या खास वजह है? किसानों को इसकी खेती को क्यों अपनाना चाहिए, क्या लाभ हैं इसके? देखिए, मिलेट्स जो हैं अगर इनको देखा जाए, जो हमारी जो 2 फसलें खास तौर से जो धान और मक्का, ये 2 ऐसी फसलें हैं जिनको पानी और पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि मिलेट्स की खेती को पानी और पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है। दूसरे, इनमें सबसे जो फायदा है, इनकी जड़ें गहरी जाती हैं, तो वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं उनमें भी किसान भाई मिलेट्स की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अभी तो सरकार ने जितने मिलेट्स हैं, चाहे वो ज्वार है और या रागी है, इनका MSP काफ़ी बढ़ा दिया है और इससे किसान जो है इनकी खेती करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो आपकी आमदनी बढ़ाने का ये एक अच्छा जरिया हो सकता है। इसके अलावा और क्या कुछ लाभ है, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे। इस वक्त कार्यक्रम के अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। आनंद प्रताप सिंह जी गोंडा उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अभी हाल ही में मक्का के कुछ नई प्रजातियां डेवलपमेंट की गई हैं जी, इसके लिए कौन सा उपयुक्त है, उसके बारे में जानकारी दे दीजिए। ठीक, डॉक्टर त्यागी। प्रजातियां जी हाँ के बारे में जानना चाह रहे हैं? जी जी। अच्छा, आनंद जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन आपके अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो जो नई प्रजातियां हैं, कुछ हमारे पूसा संस्थान से निकली हुई प्रजातियां भी आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। जैसे मैंने बताया था कि हाइब्रिड की कुछ नई प्रजाति आ रही हैं जिसमें उत्पादन काफ़ी अच्छा है। जैसे पूसा हाइब्रिड मेज है 1, 2, 5, इस सीरीज की वैरायटियाँ हैं, कुछ किस्में हैं, या कुछ किस्में लुधियाना से PAU से निकाली हुई हैं, या कुछ प्रजातियां जो हमारा भारतीय मक्का संस्थान है जिसकी प्रजातियां हैं DMR 1301, DMR H 1305, DMR 1308, ये कुछ प्रजातियां हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ प्रजातियां हैं जो आपके क्षेत्र के लिए भी जो है काफ़ी उपयुक्त है। जैसे मैंने बताया था पहले भी, DTC 7205, ये वैरायटी आपके क्षेत्र के लिए ये उपयुक्त है। इसके अलावा पानियर की एक प्रजाति है 62V42, ये भी एक प्रजाति है जो आपके लिए क्षेत्र के लिए जो है अच्छी उपयुक्त पाई गई है। बिल्कुल आनंद जी, उम्मीद है कि इनमें से किसी अच्छे किस्म का चुनाव आप करेंगे अपने क्षेत्र के अनुसार, जिससे आपको अच्छी पैदावार मिलेगी और इसमें सफलता भी हाथ लगेगी। और इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन विषयों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, मक्का की खेती और साथ ही मोटे अनाज की खेती के बारे में। आप भी अपने सवाल हमें भेजते रहें और साथ ही हमारे साथ टोल फ्री नंबर के जरिए भी आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या?
केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और मक्का की खेती के विषय पर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। जिन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप भी पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर पर कॉल करके या फिर ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। रामचरण जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रामचरण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी मैडम। जी रामचरण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मैं ये पता करना चाह रहा था, हम लोग जैसे सोयाबीन की क्रॉप लेते हैं बारिश में जी, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसके अल्टरनेट में हम ज्वार और बाजरा जो लेना चाह रहे हैं, उसकी कौन सी वैरायटी सूट करेगी हमको और उसका टाइम वगैरह कौन सा है? ठीक है, बिल्कुल। आइए जानते हैं डॉक्टर सिंह, बताएं। हाँ जी, रामकिशन जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अधिक पैदावार के लिए उन्नत किस्मों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। जैसा आपने ज्वार के बारे में पूछा, तो ज्वार की 2 किस्म होती हैं, एक हाइब्रिड होती है और दूसरी संकुल किस्म। हाइब्रिड किस्म में CSH 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 25, 26, 30 ये बड़ी अच्छी किस्में हैं और इनकी बुआई करके किसान भाई लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक अनाज की उपज ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाजरा है, बाजरे की काफ़ी किस्में विकसित की गई हैं, जिसमें GHB 320, RHB 121, HHB 67 इम्प्रूव्ड, MPMH 1617, तो पूसा कंपोजिट 605, ये काफ़ी किस्में हैं बाजरे की जो हाइब्रिड भी हैं जिसमें और कंपोजिट भी है। और किसान भाई यदि उन्नत किस्म का अच्छा बीज सही समय पर सही विधि से बोएं तो निश्चित रूप से किसान भाई जितनी भी अपनी मिलेट्स की फसलें हैं, चाहे वो ज्वार हो या बाजरा हो, उनकी खेती करके अधिक उत्पादन तथा अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल रामचरण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और मक्का की खेती के बारे में आइए जानते हैं। डॉक्टर त्यागी, आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती के लिए किस तरह की भूमि जलवायु उपयुक्त रहती है, और खरीफ का चूंकि मौसम आ रहा है और इसकी खेती मुख्य तौर पर किसान करते हैं, तो कौन सा समय बुआई के लिए उचित रहेगा? देखिए, जैसे सबसे पहले आपने प्रश्न किया है भूमि का, तो इसमें भूमि का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि ये फसल कुछ जैसे अम्लीय और क्षारीय मृदाओं के लिए वो सहनशील होती है। तो अम्लीय या क्षारीय मृदाओं में जो अधिक अम्लीय और क्षारीय मृदाएं हैं, जहाँ नमक की अधिकता है, ऐसी मिट्टियों में मक्का की खेती नहीं करनी चाहिए। और इसके लिए अगर मैं pH मान की बात करूं तो लगभग 6.5 या 7.5 तक जो pH मान वाली जो न्यूट्रल मिट्टियां हैं वो है अच्छी रहती हैं। और इसका बलुई दोमट से दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार होती है। और जैसा मैंने बताया कि बहुत अधिक अम्लीय और बहुत अधिक क्षारीय भूमियों में मक्का की कभी भी खेती नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आपकी भूमि में थोड़ा बहुत नमक है या थोड़ी बहुत क्षारीय भूमि है आपकी, तो इसका जो बुआई है वो मेड़ों की साइड में करें, ना कि ऊपर करें। इस किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा साइडों में इसकी बुआई करनी है, अगर जो हमारी क्षारीय मिट्टी है और अधिक हमारा
लवण युक्त मृदाएं हैं। इसके अलावा अगर मैं भूमि की तैयारी की बात करूं तो जैसे खरीफ मौसम में अगर जो हम बुआई कर रहे हैं तो एक गहरी जुताई कर दें, उसके बाद जो है 2 जुताई लगभग कल्टीवेटर से करके पाटा लगा के इसकी बुआई की जा सकती है। और समय की बात है, जैसे खरीफ मौसम में अगर जो मैं बात करूं तो जून का आखिरी सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह जो है वो खरीफ मौसम में मक्का की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है। और इसके अलावा जैसे मैंने कुछ प्रजातियां बताई हैं, तो उन प्रजातियों के चयन करके किसान भाई जो है मक्का की अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सही भूमि, जलवायु और समय का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बहुत से सवाल है जो हमारे दर्शक ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ सवालों को यहाँ कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है संदीप मौर्य जी ने और ये जानना चाहते हैं कि कोदो और रागी का बीज कहाँ से मिलेगा। डॉक्टर सिंह जी, देखिए रागी का बीज जो जिसको मंडवा भी कहते हैं, अल्मोड़ा में एक अनुसंधान संस्थान है, विवेकानंद कृषि पर्वतीय अनुसंधान संस्थान। वहाँ से उन्होंने काफ़ी वैरायटी रागी की विकसित भी की है। वीएल मंडवा 119, वीएल मंडवा 121, ये काफ़ी किस्में विकसित की हैं। तो किसान भाई चाहें तो रागी का बीज अल्मोड़ा से प्राप्त कर सकते हैं, या आपके पास में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उनके स्टाफ से कह के वो मंगवा के या उनसे रिक्वेस्ट करके आप इसको खरीद सकते हैं। या आपके पास में अगर कोई बाजार है, कोऑपरेटिव शॉप है या कोई एनएससी की शॉप है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की, तो वहाँ से भी आप इनके बीज को खरीद सकते हैं। हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मिलेट रिसर्च का है, तो वहाँ से भी आप जो इनके जितने भी मिलेट्स हैं उनके सभी के बीज प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर सिंह, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मोटे अनाजों की खेती है ये पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे वैश्विक स्तर पर सभी जो है परेशान है, और ऐसे में किसानों के लिए चुनौती और भी बढ़ जाती है क्योंकि उसमें मौसम की मार किसानों को झेलनी पड़ जाती है। बेमौसम बारिश हो रही है या जब होनी चाहिए तब नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर हम कदन या श्री अन्न की खेती की बात करें तो ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण है? जी, ये आपने सही कहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पिछले लगभग 100 सालों में जो हमारा तापमान में वृद्धि हुई है वो लगभग 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड की हो चुकी है। और यदि जिस स्पीड से, जिस दर से अभी हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है यही होता रहा तो सन 2100 तक ये टेम्परेचर में वृद्धि 2 से 3 डिग्री की हो जाएगी। और ऐसा अनुमान है कि यदि 1 डिग्री तापमान की वृद्धि होती है तो फसल का उत्पादन जो लगभग 5 से 6% कम हो जाएगा। और इनका वृद्धि का कारण क्या है? वृद्धि का कारण है कि कई प्रकार की गैसें जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, इन गैसों की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। काफ़ी कारण हैं जिसमें मानव निर्मित कारण काफ़ी हैं और जिसकी वजह से हमारे वातावरण का तापमान बढ़ रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण जो वर्षा का वितरण है और वर्ष असमान वितरण हो रहा है, तापमान बढ़ने से पानी का जो इवोपोट्रांसपिरेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, फसलों को पानी की मांग अधिक बढ़ती जा रही है। अगर हम मोटे अनाज के संदर्भ में देखें तो मोटे अनाज का अगर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बराबर इक्वालेंट इनसे उत्सर्जित होती है उसको अगर हम धान से कंपेयर करें तो काफ़ी कम होती है। धान में 1 हेक्टेयर में लगभग 40 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जबकि मोटे अनाजों से लगभग 30 से 32 टन इक्वालेंट कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। दूसरे जो हमारे मोटे अनाज हैं इनको पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है। खास तौर से जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है इनकी आवश्यकता हमारी दूसरी फसल जो मक्का, गेहूं, धान इनके मुकाबले काफ़ी कम है। तो इनके कम प्रयोग से जो नाइट्रस ऑक्साइड और जो दूसरी गैसों का विसर्जन हो रहा है वो भी कम होगा। तीसरे
इनमें पानी की आवश्यकता कम होती है और जब हम धान में पानी अधिक देते हैं उसमें काफी जो पदार्थ है वो डिकम्पोज होते हैं, तो मीथेन और अन्य गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है, जबकि मोटे अनाजों में इन गैसों का उत्सर्जन काफी कम होगा और इनको कम पानी और उर्वरकों की आवश्यकता के साथ साथ इनके पौधे जो हैं वो कम पानी में, जो हमारे वर्षा आधारित क्षेत्र हैं उन भूमियों में भी काफी समय तक मॉइस्चर स्ट्रेस की स्थिति में सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए जो बदलता जो क्लाइमेट चेंज का जो वातावरण की जो स्थिति चेंज हो रही है उस संदर्भ में हम देखें तो मोटे अनाज की खेती जो हमारे अभी गेहूं, धान और मक्का है इनके मुकाबले काफी लाभदायक हो सकती है। बिल्कुल, तो पर्यावरण यानी कि मौसम की मार से ये किसानों को बचाती है, तो वहीं जो किसान है वो अपनी आर्थिक उन्नति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा सकते हैं अगर वो कदम की यानी कि मोटे अनाज की खेती को अपनाते हैं। इस बारे में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच कुछ और सवाल यहाँ पे शामिल कर लेते हैं जो ईमेल के जरिए हमें मिले हैं। एक सवाल भेजा है कुणाल कुमार जी ने और इनका सवाल ये है कि मक्का फसल को कीटाणु से कैसे बचाएं? जी डॉक्टर त्यागी। देखिए, मक्का फसल की अगर जो कीटाणु की या मैं रोगों की बात करूं तो मुख्य रूप से 2-3 रोग लगते हैं, जो कुछ फंगस से लगते हैं, 1-2 बैक्टीरिया से लगते हैं जी। जिसमें कि जो ब्लाइट है, जो लीफ ब्लाइट है या शीत ब्लाइट है, वो एक महत्वपूर्ण एक बहुत रोग है। इसके अलावा बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट भी इसमें लगता है, उसके बाद जो है रोट भी लगता है एक, जो एक फंगस से होता है। तो अगर मैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की बात करें तो उसके लिए डाइथेम M45 नामक एक दवा आती है, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसको छिड़काव कर देना चाहिए और हमारा 600 से 700 लीटर प्रति हेक्टेयर जो है उसमें पानी लगता है, तो इसी हिसाब से घोल बना के उसमें छिड़काव कर देना चाहिए। और उससे पहले बीजोपचार एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हमेशा अपनी फसल को जब भी बोएं, कोई भी फसल हो, मक्का हो या कोई भी फसल हो, हमेशा बीजोपचार करके ही बोएं। इससे जो बीज जनित जो रोग हैं या भूमि जनित रोग हैं उससे काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है, जिसके लिए फिर से डाइथेम M45 या जीनेब से या मैनकोजेब से हम इसका बीज का शोधन करके भी हम बो सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो शीत ब्लाइट है या जो हमारा लीफ ब्लाइट है उसके लिए जीनेब या मैनकोजेब नामक दवा का 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसल पे जो है वो छिड़काव कर देना चाहिए और बीज को उपचारित करके भी बोना चाहिए। बिल्कुल, तो बीज उपचारित करना बेहद ही जरूरी रहता है क्योंकि इसमें आप एक तरह से पहले ही बचाव कर लेते हैं कई तरह के रोगों से, खासतौर पे मिट्टी जनित और बीज जनित जो रोग होते हैं उनसे। तो कुणाल जी, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारियों का लाभ आपको जरूर होगा और इसी के साथ यहाँ पर हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैकवर्ड छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। आप समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और मक्का की खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर hellokisan2015@gmail.com ईमेल आईडी है हमारा, और ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। एकनाथ जी संभाजी नगर महाराष्ट्र से हमारे साथ है। जी एकनाथ जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मैडम, हमको मक्का लगाना है जून में, तो बीज कौन सा अच्छा है बीज? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। डॉक्टर त्यागी बताइए किस तरह की जो प्रजाति है वो महाराष्ट्र के लिए अच्छी रहेगी। देखिए, महाराष्ट्र के लिए जो कुछ प्रजातियां हैं, जैसे प्रताप एक प्रजाति है, या एक विवेक प्रजाति है, या इसके अलावा कुछ एक दो हाइब्रिड प्रजातियां हैं, जैसे जो हमारी PHM 2 है, 5 है, 17 है। ये प्रजातियां जो है महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके लिए उपयुक्त हैं। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है एकनाथ जी आपके सवाल का जवाब मिल गया है। महाराष्ट्र से एक और ईमेल भी आया है, इसे भी कार्यक्रम में शामिल करते हैं। करण जी ने सवाल पूछा है कि महाराष्ट्र के लिए बाजरे की कौन सी किस्म अच्छी रहेगी बारिश के सीजन में, तो बारिश के मौसम के लिए खास तौर पर जानना चाहते हैं डॉक्टर सिंह। देखिए, बाजरे की खेती महाराष्ट्र में काफ़ी क्षेत्र में होती है और बाजरा महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है। तो बाजरे की कई किस्में विकसित की हुई हैं, जो गुजरात में भी काफ़ी किस्में विकसित की गई हैं, जिनमें GHB 548 है, MPMH 1617 है। पूसा ने भी कुछ किस्में कंपोजिट भी विकसित की हैं, पूसा कंपोजिट 701 और अन्य काफ़ी किस्में हैं। तो किसान भाई अगर इन किस्मों को बोएं तो अपनी बाजरे की फसल की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बाजरे के लिए ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो बीज की मात्रा है, क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर ज़्यादा बीज डाल देते हैं, इसमें बीज की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 किलो प्रति हेक्टेयर ही प्रयोग करें, तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जब फसल की बुवाई करें तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग 45 से 50 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। यदि किसान भाई पौधों की उचित संख्या का ध्यान रखेंगे तो उसमें टिलरिंग अच्छा होगा, और जितने ज़्यादा टिलर होंगे उतनी ही बाली ज़्यादा आएंगी, और बाली ज़्यादा आएगी तो उसमें अनाज उत्पादन अधिक होगा। जी बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को यहाँ पर शामिल करते हैं। इंस्टाग्राम के जरिए एक सवाल भेजा है कुलदीप सिंह जी ने बड़ौदा गुजरात से। इनका कहना ये है कि अक्सर ये देखा गया है कि मेड़ बनाकर अगर मक्का की बुआई करें तो अच्छे परिणाम मिलते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, कृपया बताएं मेड़ की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, साथ ही मुझे किन प्रजातियों का चुनाव करना चाहिए। जी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है कि जो मक्का की है वो मेड़ पे बुआई करनी चाहिए, और इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि जो सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि जो जड़ों को मजबूती मिलती है। अगर हम मेड़ों पे नहीं बुआई करेंगे तो जड़ें कमज़ोर रहेंगी और उसका गिरने का डर रहता है। तो हमेशा हम ये बोलते हैं कि मक्का की जो बुआई करें मुख्य रूप से खरीफ मौसम में, जो बरसात का मौसम है उसमें हमेशा जो है मेड़ों पे बुआई करें। तो इससे क्या होगा कि आपकी फसल की जो जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और फसल आपकी गिरेगी नहीं। जैसा कि पूछा गया है कि कितनी ऊंचाई लगभग होनी चाहिए, तो लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई की मेड़े जो है बनानी चाहिए। अगर पहले मेड़ बना के अगर जो उस पर बुआई कर रहे हैं तो अच्छा है, अन्यथा पहले बुआई करके और लगभग 10 से 15 दिन में या 20 दिन में भी जो है हम उस पर मिट्टी चढ़ा सकते हैं जी। तो इससे क्या होगा कि हमारी फसल जो है वो गिरेगी नहीं। और जैसा कि दूसरा प्रश्न था प्रजाति का कि कौन सी किस्म मक्का की जो है गुजरात क्षेत्र के लिए अच्छी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो गुजरात का जो क्षेत्र है या लगा हुआ जो राजस्थान का क्षेत्र है उसके लिए जो हमारी जो पूसा ज्वार हाइब्रिड है 2, 3, 5
ये प्रजातियां जो है उपयुक्त जो है पाई गई हैं। या जो हमारी जो विवेकानंद प्रवृत्ति अनुसंधानशाला अल्मोड़ा से कुछ प्रजातियां निकाली गई है, विवेक शंकर 5, 17, 25, 45। तो ये प्रजातियां जो है मक्का की आपके क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी प्रजातियां हैं, जिससे आपको जो है अधिक से अधिक पैदावार जो है मिल सकती है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कुलदीप जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल आया है जो मोटे अनाज है उनके पोषक तत्वों से जुड़ा हुआ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए इसे काफ़ी फायदेमंद बताया जाता है। तो ईमेल के जरिए सवाल भेजा है संदीप बांगड़ जी ने हरदा से, और इनका सवाल ये है कि ज्वार, बाजरा और रागी में से सबसे ज्यादा पोषक तत्व किस में होता है? डॉक्टर सिंह जी, संदीप जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि जितने भी मोटे अनाज हैं, चाहे वो ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी या स्मॉल मिलेट्स या प्रोसो या कोदो कोई भी हो, इनकी सबकी पोषक तत्व, सब में पोषक तत्वों की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। अगर हम धान से कंपेयर करें, क्योंकि हमारे देश में धान एक ऐसी फसल है जिसका सबसे अधिक उत्पादन होता है, लगभग 122 मिलियन टन होता है। अगर उसकी प्रोटीन की मात्रा धान में 5 से 6% होती है, जबकि जितने मोटे अनाज हैं इनमें प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% होती है। जहाँ तक पोषक तत्वों की सवाल है, रागी में कैल्शियम बहुत अधिक होता है। और अगर हम प्रोसो मिलेट की बात करें तो उसमें आयरन ज़्यादा होता है। और इनमें जो फाइबर हैं, फाइबर की मात्रा हमारे जो धान है या चावल है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जो हमारे मोटे अनाज हैं ये पोषक तत्वों में बहुत ही धनी है, रिच है। जबकि हमारे अगर धान से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले इनमें पोषक तत्व काफ़ी होते हैं, और इसके साथ साथ इनके हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी लाभ होते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि आजकल हम जो चावल खा रहे हैं, ज्यादातर वो पॉलिश्ड चावल खा रहे हैं। और पॉलिश्ड चावल से क्या हो रहा है कि उससे ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिससे शुगर की बीमारी जो है काफी बढ़ रही है। जबकि जितने मोटे अनाज हैं, यहाँ पर आपको रुकना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी और क्या लाभ हैं इसके बारे में विस्तार से आपसे आगे हम जानेंगे। इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। राहुल जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो राहुल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो राहुल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, तो बातचीत को यहाँ पे जारी रखते हैं। और डॉक्टर सिंह, आप बता रहे थे कि कई तरह की बीमारियों के लिए भी जो ये मोटे अनाज है ये बहुत ही फायदेमंद रहते हैं उन स्थितियों में। जी बताएं। इनमें खाने से शुगर की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है। दूसरे, इनमें जो फाइबर है जो ज्यादा होते हैं, और जो फाइबर वो हमारे जो शरीर में पानी होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरे जो फैट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जो काफ़ी कम होती है और डाइजेशन में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके अतिरिक्त जो इनकी जो ग्लाइसिन इंडेक्स है वो ज़्यादा होती है हमारे दूसरे अनाजों की अपेक्षा, जिससे कि जो दूसरी बीमारी हैं जैसे अल्सर है या कैंसर है, इनकी जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी मोटे अनाज हैं इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, खास तौर से कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम ये ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनको कंपेयर करें धान के मुकाबले, तो ये सभी जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक बहुत हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जो कि हमारे मोटे अनाजों में काफ़ी होता है। तो इनका अगर हम सभी अनाजों को, मोटे अनाजों को धान के मुकाबले कंपेयर करें तो ये काफ़ी न्यूट्रिटिव होते हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। और आजकल तो कई तरह के ऐसे खाद्य पदार्थ मिलने लगे हैं जो खास तौर पर मोटे अनाज से ही बनाए गए हैं, चूंकि लोगों को बहुत ज्यादा जंक फूड खाने की आदत पड़ गई थी, लेकिन अब इसी तरह से पास्ता हो या नूडल्स हो, वो खुद मोटे अनाज के ही बने हुए आ रहे हैं, ताकि बच्चे भी इसे आसानी से खा सके और उनकी सेहत भी अच्छी बनी रहे। एक खास बात ये भी है कि इनमें ग्लूटीन
जितने भी मोटे अनाज हैं ये ग्लूटीन रहित होते हैं, जिससे डाइजेशन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए डाइजेशन आसानी से हो जाएगा तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ये प्रॉब्लम्स हैं गैस्ट्रिक वाली ये सब नहीं रहेगी। और जो आजकल जो ज़्यादातर जो हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादातर लोगों को, उससे ये छुटकारा देने में ये बहुत ही सुपाच्य है, आसानी से पच जाता है, इसलिए इसे खाना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बहरहाल आइए अब आगे बढ़ते हैं और मक्का की खेती के बारे में भी बातचीत करते हैं। और डॉक्टर त्यागी आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की खेती जो किसान कर रहे होते हैं, खरपतवारों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए? जी जैसे खरपतवार की बात की है, और अगर हम बरसात की बात करें या खरीफ मौसम में जो हम मक्का उगा रहे हैं उसमें खरपतवारों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसमें सभी प्रकार के खरपतवार जैसे सकरी पत्ती वाले हैं, चौड़ी पत्ती वाले हैं, या जो हमारे सेज ग्रुप के जो खरपतवार हैं वो बहुत सारी मात्रा में आते हैं। तो इसका हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए। जो अगर हमारे बीच अगर जो गर्मी के बीच सीजन में या अभी मई जून में अगर जो हमारा खेत खाली पड़ा हुआ है तो उसमें ध्यान रखें कि ये गहरी जुताई हम अवश्य कर दें, जिससे क्या होगा कि जो हमारा जो टेम्परेचर बढ़ता है उसके कारण जो बीज होंगे या खरपतवारों की जो और जो है पार्ट्स होंगे वो जो है जल जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जिससे जो है आने वाली फसल में हमारे खरपतवार की समस्या जो है कम होगी। उसके अलावा 20 से 25 दिन बाद जो है हमें एक निराई गुड़ाई जो है करें। इसके अलावा जो है 15 दिन के अंतराल पे जो है दूसरी निराई गुड़ाई करें। अगर जो हम रासायनिक विधि की बात करें तो रासायनिक विधि में एट्राजीन नामक एक दवाई आती है जिसका 1 से 1.5 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की दर से वो बुआई के 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो उसका जो है छिड़काव करें। हमेशा ये ध्यान रखें कि अंकुरन से पहले या बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर ही जो है उसको छिड़काव करें। इसके बाद जो है छिड़काव ना करें, अन्यथा आपकी जो अंकुरन जो होगा मक्का का वो भी प्रभावित होगा और फसल जो आपकी नष्ट हो सकती है। बिल्कुल। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मण यादव जी बैतूल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा था मक्का की मेड़ हम अगर सूखे में बना दें और हेलो जी और उसके बाद अच्छी टाप वैरायटी कौन सा है कि मक्का हमको अच्छा एवरेज वाला मिले प्रति एकड़? लक्ष्मण जी आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैं ये बोल रहा था कि हम सूखे में मक्का के लिए मेड़ बना दें अभी अच्छा रहेगा। अच्छा, मेड़ बनाया? हाँ, मेड़ सूखे बना दे और उसके बाद टाप वैरायटी कौन सी है अच्छा यूरेज के लिए? जी बिल्कुल। डॉक्टर त्यागी वैसे प्रश्न मुझे बहुत ज़्यादा जो है साफ जो है सुनाई नहीं पड़ा, लेकिन जैसे सूखे में मेड़ बनाने की बात मेरे ख्याल से जो है हमारे श्रोता कर रहे थे कि सूखे में अगर जो मेड़ बना दे उसके बाद बुआई करें तो ये कैसा रहेगा। वैसे तो हम ये बोलते हैं कि खेत में जब हम बुआई करें तो पर्याप्त नमी हमेशा रहनी चाहिए। तो सूखे में अगर जो मेड़ बो के बुआई करते हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है वो सही विधि नहीं है। उससे क्या होगा कि अंकुरन हमारा जो है प्रभावित होगा, वो फसल में अंकुरन कम होगा तो हमारी आगे की फसल जो है जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कम हो जाएगी और पैदावार भी जो कम हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि पहले जो है एक सिंचाई कर दें, पर्याप्त नमी के बाद जो है वो बुआई करें। बिल्कुल। तो लक्ष्मण जी उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन
जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में मोटे अनाज की खेती और मक्का की खेती के बारे में हम विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इनसे जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर त्यागी, आपसे जानना चाहेंगे कि मक्का की जो फसल है उसमें किस तरह के कीटों का खतरा हो सकता है और किसानों को क्या करना चाहिए? जी, जैसे आपने जो है कीट और रोग की बात की है, तो मुख्यतः अगर जो मैं खरीफ मौसम में बात करूं तो खरीफ मौसम की फसल में हमेशा जो है कीटों का प्रकोप जो है वो ज़्यादा होता है। अगर हम ग्रीष्मकालीन मक्का की बात करें या रबी मौसम की मक्का की बात करें तो उसमें कुछ हद तक जो है कीट और रोग कम लगते हैं, लेकिन हमारी बरसात की फसल जो है मक्का की उसमें ज़्यादा कीट और रोग लगते हैं। तो जो प्रमुख कीट है इसमें एक तना भेदक कीट होता है जो मुख्य रूप से जो है हमारी फसल को हानि पहुंचाता है। तो इसमें क्या करता है कि जो उसका लार्वी होता है वो गोब में घुस जाता है और उसको खाता रहता है और धीरे धीरे वो संपूर्ण जो पौधा है हमारा उसको खा के नष्ट कर देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए हम मोनोक्रोटोफास नामक दवाई का जो है वो छिड़काव कर सकते हैं, जिसके जो है 200 से 250 ml मात्रा को जो है 1 एकड़ के लिए हम उसको छिड़काव करें। इसके अलावा डेल्टा मेथ्रिन नामक एक दवाई आती है जिसका जो है हम लगभग जो 30 ml प्रति एकड़ के दर से जो है छिड़काव करें। इसके अलावा एक आर्मी वर्म जिसको सैनिक कीट बोला जाता है, ये भी एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण और हानिकारक जो है वो कीट है और पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 वर्षों में जो इसका जो आतंक है वो लगातार जो है बहुत हद तक जो बढ़ता जा रहा है और ये पूरे जो है भारतवर्ष में एक बहुत ही जो है गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। तो इसका भी लार्वी क्या होता है कि जो हमारी फसल को शुरुआती स्टेज से और आखिर तक ही जो है वो नुकसान पहुंचाता है, जिसकी हम रोकथाम के लिए जो थायोमेथोक्साम एक दवाई आती है उसका जो है 6 मिलीलीटर प्रति केजी बीज की दर से जो है हम बीज उपचार करके बो सकते हैं। इसके अलावा थायोमेथोक्साम और जो एक हमारा लैम्डा साइहेलोथ्री नामक दवाई का एक मिक्सचर आता है उसको लगभग जो है 50 ml प्रति एकड़ की दर से जो है उसमें छिड़काव किया जा सकता है, जिससे जो है काफ़ी हद तक जो है हमारी फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा एक एमामेक्टिन बेंजोएट नामक एक दवाई आती है जिसको लगभग 80 से 100 ग्राम जो मात्रा है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहती है। बिल्कुल, तो रोग कीट का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि मोटे अनाज की जो फसलें हैं उनमें रोग और कीट का खतरा किस हद तक होता है? देखिए, ज़्यादातर जितने मोटे अनाज की फसलें हैं उनमें कीटों और बीमारी कम लगती है दूसरी फसलों के अपेक्षा, लेकिन फिर भी बाजरे में कई प्रकार की बीमारी लगती है और ज्वार में भी, लेकिन रागी और जो हमारी दूसरे स्मॉल मिलट्स हैं, चाहे वो प्रोसो मिलट है, कोदो मिलट, स्मॉल मिलट या दूसरे मिलट कुटकी, इनमें बीमारियां और कीड़े कम लगते हैं। लेकिन बाजरे और ज्वार इनमें कीड़े और बीमारियां रोकने के लिए सबसे जरूरी है कि किसान भाई जो भी बीज प्रयोग करें वो उपचारित बीज हो। बीमारी के लिए अगर कंट्रोल करने के लिए बीज को एग्रोसन जीएन, थायराम या मैंकोजैब से उपचारित करके बोए और कीड़ों के लिए क्लोरोपाइरिफॉस या क्लोरोपाइरिफॉस से उपचारित करके बो सकते हैं। इसकी 2 ml पर kg सीड जो है उससे उपचारित कर लें। ये सबसे जरूरी है कि जो भूमि जनित कीड़े और बीमारी हैं उसके लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बीज को हमेशा उपचारित करके ही बोएं। इसके बाद
यदि बाजरे में कुछ बीमारी लगती है, अगर उसमें जैसे तना गलन है, इसमट है, अगर ये बीमारी लग जाए तो किसान भाई इनमें मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, 2 ml पर लीटर का घोल बना के। अगर इसी के साथ इमिडाक्लोरपिड 1 ml और मैंकोजेब इसका 2 ml या 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल बना के किसान भाई एक सीजन में लगभग 2 बार छिड़काव कर दें तो जवार और बाजरे में जो कीड़े और बीमारी हैं, ये दोनों को ये काफी हद तक नियंत्रित कर सकता है। बिल्कुल। और वैसे आपने अच्छी बात बताई है कि इसकी खेती का एक लाभ ये भी है कि बाकी फसलों की तुलना में इसमें रोग व कीट का जो प्रकोप है वो कम होता है। डॉक्टर राज सिंह और डॉक्टर विशाल त्यागी, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारियां दी हमें आज के इस कार्यक्रम में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आपने आज कि किस तरह से मोटे अनाज की खेती कई लिहाज से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है और इसके साथ ही मक्का की खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कल के विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में कल जिन विषयों पर चर्चा होगी वो है अगेती फूलगोभी की नर्सरी और इसके साथ ही अगला विषय रहेगा लीची की खेती। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप ईमेल के जरिए हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जरूर जुड़े। इससे आपको कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी मिलती रहेगी और आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जानकारियों से भरपूर इस हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर दोबारा देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।